हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को बॉन्ड एनर्जी निकालने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो मैं एक आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ बॉन्ड एनर्जी की। इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखना, फिर आपको बॉन्ड एनर्जी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ 2 मिनट में आपसे बात करती हूँ, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बॉन्ड एंगल निकालने का रामबाण बताया था। क्या बताया था? बॉन्ड एंगल निकालने का रामबाण बताया था। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बॉन्ड एंगल निकालने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, तो मैंने उसमें रामबाण बताया हुआ है बॉन्ड एंगल निकालने का। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है बॉन्ड एंगल वाला लेक्चर, तो फटाफट से जाओ, पहले ये वाला लेक्चर देख लो, इसके बाद जाना और बॉन्ड एंगल वाला लेक्चर जल्दी से कंप्लीट करना। सब समझ में आएगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। फिर ऐसी बॉन्ड एंगल का रामबाण था, ऐसी बॉन्ड एनर्जी का रामबाण लेकर आई हूँ मैं आज। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको बॉन्ड एनर्जी की तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसका मतलब 8 नंबर पक्के कर लें अपने, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी एक ऐसा टॉपिक है जो नीट में भी आता है, जी मेंस में भी आता है, एम्स बीएससी नर्सिंग में भी आता है, और जितने टाइप की, जितनी भी स्टेट की बीएससी नर्सिंग होती है, सब में बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, एमओटी इसका क्वेश्चन पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेक्चर को अगर एंड तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, आपके कजिन, सिस्टर, ब्रदर्स जो भी पढ़ना चाहते हैं वो उनको ये फटाफट से चैनल शेयर कर दो, ताकि केमिस्ट्री को इस वे में, इतना इजी वे में भी पढ़ा जा सकता है। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो अब तक सिर्फ रटते हुए आए होंगे, इसका बॉन्ड एंगल इतना होता है, ये ऐसे बॉन्ड एनर्जी इसकी ऐसे याद कर लो। ठीक है, आज तक यही पढ़ते आए हो ना? फटाफट से बताओ, यही पढ़ते आए हो कि नहीं आए हो? लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल ब्रेन में सेट कर दूंगी मैं आपका बॉन्ड एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लाइक कमेंट शेयर कर दो, जल्दी लाइक कमेंट शेयर, कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए अब क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड एनर्जी होती क्या है। ठीक है, देखो, बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। चलिए जी, कोई भी 2 बॉन्ड के बीच, ये है, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। कोई भी 2 बॉन्ड के बीच जो बॉन्ड होता है वो एक मोल बॉन्ड मानते हैं। क्या मानते हैं? एक मोल बॉन्ड मानते हैं। फिर से सुनो, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड के बीच, मेरी बात ध्यान से फोकस हो जाओ। अब 2 बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको एक मोल बॉन्ड मानते हैं। क्या मानते हैं? एक मोल बॉन्ड मानते हैं। क्लियर है? चलिए, अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इनटू इट्स गैसियस एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कोई गलती हो गई है फिर से सुनो। 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है, ध्यान से सुनो, करेक्शन कर रही हूँ, सुनो ध्यान से। 2 एटम के बीच जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? 1 मोल बॉन्ड। फिर से सुनो, 2 एटम के बीच जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? 1 मोल बॉन्ड। 2 एटम के बीच जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? 1 मोल बॉन्ड। एक एटम ये है, एक एटम ये है, 2 एटम के बीच जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? 1 मोल बॉन्ड। 2 एटम के बीच जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? 1 मोल बॉन्ड। अब ये क्या है? दोनों एटम है, इस दोनों एटम के बीच में ये क्या है? बॉन्ड है। इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करना है, मुझे इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी कि एनर्जी देनी पड़ेगी? क्या बताएगा कोई मुझे? मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में जब मैं एंडोथर्मिक
एक्सोथर्मिक प्रोसेस समझा रही थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी के बारे में। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है? इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, दो एटम के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी कि एनर्जी रिलीज पड़ेगी। मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो मैं इस बॉन्ड को एनर्जी दूंगी ना, एनर्जी रिलीज तो नहीं होगी ना। इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है, इसको मुझे ब्रेक करना है, तो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। मैं एनर्जी लगा रही हूँ तभी तो बॉन्ड ब्रेक होगा ना। समझ रहे हो बात? दो एटम के बीच बॉन्ड को क्या बोलते हैं? वन मोल बॉन्ड। क्लियर है? इस वन मोल बॉन्ड को ही मुझे ब्रेक करना है। जो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है। अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, तो जब एनर्जी देनी पड़ रही है मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी? फटाफट से बताओ। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी? जब हम एनर्जी देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जब दो बॉन्ड बनते हैं तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं वन मोल बॉन्ड। और इस बॉन्ड को मुझे तोड़ना है, तो उसको एनर्जी देनी पड़ रही है। मुझे देख नहीं रहे हो आप लोग कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, टूट ही नहीं रहा। तो इसमें क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है मुझे, एक मोल बॉन्ड को। अब एक मोल बॉन्ड क्या है मैम? दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को एक मोल बॉन्ड कहते हैं। तो इस बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है, मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है मैडम, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये कैसी प्रोसेस हो गई? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है? डेफिनेशन सुनो। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to break down of one mole substance into its gaseous atom is called enthalpy of atomization. For example, ये हाइड्रोजन है, ठीक है? हाइड्रोजन में कैसे कैसे बॉन्ड होते हैं? एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है। क्या बताओगे इसमें हाइड्रोजन एटम है ये कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है? बताओगे मुझे? जल्दी बता दो, फटाफट से बता दो। H2 अगर एक हाइड्रोजन होता तो वो एटम और एटम के बीच में होता, वो कौन सा बॉन्ड आ जाता? कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता। H2 अगर H2 है तो मॉलिक्यूल नहीं हुआ, तो एक H2 मॉलिक्यूल, दो H2 मॉलिक्यूल, कौन सा बॉन्ड होता है? जल्दी बताओ। वॉन डर वॉल। मॉलिक्यूल में सिर्फ मैंने आपको दो बॉन्ड पढ़ाए हैं। एक मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया है, एक मैंने आपको वॉन डर वॉल बॉन्ड पढ़ाया है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब FON से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ मॉलिक्यूल दिख जाए, कौन सा बॉन्ड आंसर दोगे? वॉन डर वॉल आंसर दोगे। क्लियर है? चलिए जी। तो इस H2 में इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी मुझे रिक्वायर्ड होगी उसी को मैं क्या बोलूँगी? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलूँगी। तो मैंने क्या करा? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ वन मोल सब्सटेंस, ब्रेक डाउन करना पड़ रहा है, और वन मोल सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस एटम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। चलिए जी, इस H2 को 2H में इसके गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है। ये मॉलिक्यूल है, हमें एटम में कन्वर्ट करना है। ये मॉलिक्यूल है, हमें एटम में कन्वर्ट करना है। तो इसी को हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे और इसी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि ये किसके लिए? एक मोल के लिए। ऑलवेज आप डिफाइन करोगे वन मोल के लिए। चलो कुछ बच्चे तो इसमें ड्रॉपर बच्चे भी होंगे, आप लोग मुझे बताओगे सारी एनर्जी वन मोल के लिए होती है, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है
जो 1 मोल के लिए नहीं होती, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए होती है। बताओ कि मुझे वो कौन सी एनर्जी है जो 1 मोल की ना होकर 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए होती है, जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कौन सी? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वेरी गुड। सुनो, चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है उसकी गैसियस एटम में, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और इसी को हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? अब ये आगे इसमें 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। क्लियर है? कार्बन 4 हाइड्रोजन हो गया ब्रेक। ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो होगा। क्या ये बॉन्ड एनर्जी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या ये 1 बॉन्ड है? क्या ये 1 मोल बॉन्ड है? भाई 4 है इसमें, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 4 हो गए कि नहीं हो गए? तो जब हमें बॉन्ड एनर्जी निकालोगे तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में 4 का डिवाइड कर दोगे तो आपकी बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। तो याद रखना, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो ऑलवेज 1 मोल बॉन्ड की होती है, 1 मोल बॉन्ड की होती है। लेकिन जो बॉन्ड एनर्जी की बात कर रही हूँ, लेकिन जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो 1 मोल सब्सटेंस की होती है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जी के बीच में भाई कोई रिलेशन होता है? अरे हाँ, बिल्कुल रिलेशन होता है ना, क्यों नहीं होता। चलिए तो यही पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जी। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, H2G, H2 ले लो, O2 ले लो, N2 ले लो, F2 ले लो, ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें तो बिना सोचे समझे जो बॉन्ड एनर्जी है वही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, जो बॉन्ड एनर्जी है वही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। फिर से रिपीट करो, 2 एटम, ध्यान से सुनना, फोकस हो जाओ, लास्ट बार बता रही हूँ ये कॉन्सेप्ट। 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? 1 मोल बॉन्ड बोलते हैं। 2 एटम के बीच में जो ये बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं? 1 मोल बॉन्ड बोलते हैं। 2 एटम के बीच में जो ये बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं? 1 मोल बॉन्ड बोलते हैं। 2 एटम के बीच जो बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं? 1 मोल बॉन्ड बोलते हैं। इस 1 मोल बॉन्ड को ही मुझे ब्रेक करना है, इस 1 मोल बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना है, टूट जा, तो इसको एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ये क्या हो गई? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है? जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो 1 मोल सब्सटेंस की होती है, और जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 1 मोल बॉन्ड की होती है। मेरी वर्डिंग को ध्यान से सुनना। तो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है वही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी। क्लियर है? क्योंकि उसमें 1 मोल बॉन्ड ही ब्रेक होगा। जैसे कि H2 को ब्रेक करोगे तो 2H में होगा, O2 को ब्रेक करोगे तो 2O में कन्वर्ट होगा, N2 को ब्रेक करोगे तो 3O में होगा। 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। क्लियर है? अब वो 1 मोल बॉन्ड में देखो, कंफ्यूजन नहीं करो बच्चों, मैंने आपको बोला कि 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो 1 मोल बॉन्ड होता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो। 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको 1 मोल बॉन्ड बोलते हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, वो ऑलवेज 1 मोल बॉन्ड होगा। क्लियर है? चलिए, लेकिन जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि CH4, इसमें 1 मोल सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं, इसमें 1 मोल बॉन्ड नहीं है। कार्बन के 4 हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे पड़ रहे हैं। ठीक है? 1 मोल तो कार्बन का जब 1 हाइड्रोजन से करेंगे ना तो वो 1 मोल बॉन्ड होगा। अब कितने मोल बॉन्ड हो गए? 4 मोल बॉन्ड हो गए। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, CH4 लिया हमने, मीथेन बोलते हैं इसको। CH4 में ये जो है ये चारों है ना, ये 4 मोल बॉन्ड हो गए। अगर हम इस वाले कार्बन का इस वाले हाइड्रोजन से करते तो सिर्फ ये 1 मोल बॉन्ड होगा, ये 1 मोल बॉन्ड हो गया, ये 1 मोल बॉन्ड हो गया, ये 1 मोल बॉन्ड हो गया, तो ये 4 मोल बॉन्ड हो गए। तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को हम
एक मोल सब्सटेंस से डिनोट करते हैं, लेकिन ये बॉन्ड एनर्जी नहीं है। बॉन्ड एनर्जी सिर्फ एक मोल बॉन्ड की एनर्जी होती है। एक मोल दो एटम के बीच में एक मोल बॉन्ड की एनर्जी होती है। क्लियर है? चलिए, तो पॉलीएटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वही बॉन्ड एनर्जी होगी। क्लियर है? लेकिन जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है उसमें बॉन्ड एनर्जी को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बॉन्ड। जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम रिलेशन निकालते हैं तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है उसको निकालेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बॉन्ड। क्लियर है? फॉर एग्जांपल NH3, क्या ये एक मोल बॉन्ड है? भाई मैं आपके सामने पढ़ा रही हूँ, ठीक है? आप मुझे मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप मुझे रोक देना, ठीक है? क्या ये एक मोल बॉन्ड है? क्या ये एक मोल बॉन्ड है? दिख रहा है सिर्फ एक ही मोल है, मतलब सिर्फ दो एटम के बीच दो एटम है इसमें? नहीं है मैम, इसमें तीन तीन एटम है, इसमें तीन तीन मोल हो गए। तो ये एक मोल सब्सटेंस की तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गई, लेकिन बॉन्ड एनर्जी ऑलवेज एक मोल बॉन्ड की होती है। दिमाग में सेट कर लो यार, कितना क्लियर समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। फिर से सुनो, नहीं आया तो समझाती रहूंगी जब तक बिल्कुल ब्रेन में सेट नहीं होगा। दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो गया? ये एक मोल बॉन्ड हो गया। क्लियर है? इस एक मोल बॉन्ड को ही मुझे ब्रेक करना है, इस एक मोल बॉन्ड को ही मुझे ब्रेक करना है, इसी को हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। लेकिन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है जब एक मोल सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं उसकी गैसियस एटम में। क्लियर है? तो ये NH3, इसमें तीन मोल हैं। कैसे हैं तीन मोल? एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। एक मोल ये हो गया, एक मोल ये हो गया, एक मोल ये हो गया, तीन मोल हो गए। तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो है। क्या ये बॉन्ड एनर्जी है? क्या ये बॉन्ड एनर्जी है? नहीं है। क्यों नहीं है? अब बता दो आंसर, फटाफट से बता दो, क्यों नहीं है? मैम इसमें तो तीन मोल बॉन्ड है, आपने बताया था बॉन्ड एनर्जी सिर्फ एक मोल बॉन्ड की होती है। अगर तीन मोल बॉन्ड की दी है तो आप एक मोल बॉन्ड की निकालना जानते हो ना? क्या कर दो? डिवाइडेड कर दो नंबर ऑफ मोल्स, बॉन्ड जितने दिख रहे हैं उसमें। एंथैल्पी, ये तो पूरी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गई, इसमें डिवाइड कर दो, कितने दिख रहे हैं? तीन, बस आ गई बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? चलो CH4 की आप बताओ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन शो कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी शो कर रहा है, या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी दोनों शो कर रहा है? जल्दी बताओ। बताओगे? आ गया? चलिए, चलो निकाल लोगे ना? इसमें कितने मोल दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 मोल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। एक मोल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ एक मोल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है, जिसमें चार हमें बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो कितने मोल हो गए? 4 मोल हो गए। इसलिए बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालोगे? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का डिवाइड कर दोगे किसमें? 4 का, तब बॉन्ड एनर्जी आएगी। देखो मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ। अगर आप किसी कोचिंग में भी, इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो सिर्फ आपको बता देगा कि फॉर्मूला लिख लो और आ जाएगा। मैं आपको एक स्टूडेंट बनकर, मतलब एक स्टूडेंट्स के क्या क्या माइंड में डाउट आते हैं वो अपने आप को उस जगह पर रख कर मैं वो पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। तो इतना बेसिक से भाई नहीं पढ़ा सकता, ना कोई यूट्यूब पर पढ़ा सकता है, ना कोई ऑफलाइन, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने भी स्टडी की थी तो मुझे पता है क्या क्या डाउट आते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मैं किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ, हम लोग क्या करते हैं ऊपर ही ऊपर बता देते हैं। नहीं, स्टूडेंट्स का यहाँ पर आता है वो पता ही नहीं पाता कि 4 मोल बॉन्ड मैम कैसे हुए। मैंने आपको अभी बताया कि 4 मोल बॉन्ड कैसे हुए। 3 मोल बॉन्ड मैम, ये कैसे 3 मोल बॉन्ड बोल रहे हो? एक मोल ही तो हो रहा है बेटा, इसके अंदर 3 बॉन्ड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो 3 ही तो हुए ना। एक मोल सब्सटेंस है, लेकिन उसमें एक मोल बॉन्ड कौन सा होगा? 2 एटम के बीच में जो वो बॉन्ड होता है, 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं? एक मोल बॉन्ड कहते हैं। चलिए देखो, जब फॉर्मेशन के लिए बॉन्ड एनर्जी, जब बॉन्ड फॉर्म होगा, अभी बात हो रही थी ब्रेक करने की, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये दोनों, ये देखो
कुछ नहीं है। दोनों आए, बने फॉर्म हुए, बॉन्ड फॉर्म हुए, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्लियर है? चलिए जी, देखो एक पॉइंट क्लियर कर लो, सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन की होती है बच्चों। क्यों होती है मैम हाइड्रोजन की? हाइड्रोजन बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है, हाइड्रोजन का सबसे छोटा साइज होता है। तो कोई अगर मान लो कोई मेरी बात सुनो, मेरे पास कोई छोटी चीज़ है नहीं, मान लो एक ये छोटा है, ठीक है, ये मान लो एक स्टोन है और ये एक स्टिक है, तो किसको तोड़ना इजीली रहेगा, एक स्टोन को या फिर एक ही स्टिक को? किसको तोड़ना इजी रहेगा मुझे बताओ। कि मुझे ब्रेक करना है, मान लो एक स्टोन या फिर एक पत्थर, है ना, पत्थर समझ लो, स्टोन पत्थर जो भी यार आप अरे यार हम वी आर इंडियन, हमें सारी लैंग्वेज आती है ना। तो समझो ये क्या है, एक मान लो स्टोन या पत्थर है और ये मान लो एक स्टिक है। फॉर इमेजिनेशन कर लो यार, आप लोग इतना इमेजिन कर लेते हो, अब ये इमेजिन कर लो, नहीं है मेरे पास। देखो ये क्या हो गया स्टोन और ये क्या हो गया स्टिक। अब मुझे बताओ कौन फटाफट से टूट जाएगा? अरे मैम स्टिक टूट जाएगी ना, इसको तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है मैम? स्टोन को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, ये छोटू मोटू है, और ये क्या है, ये इसका साइज़ बड़ा है। तो जिसका साइज़ बड़ा है उसको तो हम इजीली तोड़ देंगे मैडम, लेकिन जो स्टोन है इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्लियर है? चलिए, तो हाइड्रोजन का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तभी हाइड्रोजन ब्रेक होगा, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, है ना। तो जब हम सिंगल बॉन्ड की, एक रामबाण आ गया बॉन्ड एनर्जी का, नोट कर लो, स्टार लगा लो फटाफट से। रामबाण नंबर 1 क्या है? सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो हाइड्रोजन की होती है, क्योंकि उसका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। क्लियर है? ध्यान रखना, मैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड की बात कर रही हूँ। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में सब जानते हैं नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, सब जानते हैं, क्योंकि वहाँ सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक बॉन्ड है और नाइट्रोजन में 3-3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी बॉन्डने में? भाई 3-3 बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, जबकि एक बॉन्ड को ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ बात कर रही हूँ सिंगल बॉन्ड की, नॉट डबल बॉन्ड, नॉट ट्रिपल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है हाइड्रोजन की, क्योंकि उसका साइज पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा होता है ना। चलिए जी, तो यहाँ पर हमने पूरा बॉन्ड एनर्जी को कंप्लीट किया है। बॉन्ड एनर्जी समझाने में ही मुझे 20 से 22 मिनट्स लग गए। अभी मैंने बॉन्ड एनर्जी निकालना तो सिखाया ही नहीं है, कैसे निकालोगे? चलो स्टार्ट करें। कुछ नहीं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टू बॉन्ड एनर्जी। पहला बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बॉन्ड एंगल निकालना सिखाया था, देखो फटाफट जाकर, अगर नहीं देखा है तो किसी ने, बहुत मज़ा आएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा बॉन्ड एंगल निकालने के लिए। बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। चलिए जी, सुनो मेरी बात, एक एटम ये है, एक एटम ये है, इस दो एटम के बीच में, इस दो एटम के बीच में जो ये एक बॉन्ड है, इसको हमने क्या बोला? एक मोल बॉन्ड बोला। कितने बॉन्ड है ये? 2 एटम। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक एटम इधर रखा है, एक एटम इधर रखा है, ठीक है, एक एटम इधर रखा है, एक एटम इधर रखा है, कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? यार देख तो सबको रहा होगा ना, बता दो ना, तो सिंपल सा आंसर पूछ रही हूँ ये तुम्हें कि एक एटम ये है, एक एटम ये है, कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? मैम एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। एक एटम, एक एटम, कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? दिखा दिए भाई, वैसे टूटते नहीं, दिखा रही हूँ, 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? तो इस 2 एटम के बीच, इस 2 एटम के बीच
इस दो एटम के बीच जितने भी बॉन्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है? तो देखो जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। किसको तोड़ना इजी रहेगा? सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है। उसके बाद डबल बॉन्ड आ गया, इधर दो दो बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, इधर दो दो सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा था। ध्यान से सुनो, अच्छी तरह समझाती हूँ, जब पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह पढ़ो। ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। इधर दो बॉन्ड आ गए, इसको दो दो बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं, इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड के। क्लियर है? ये तीन तीन बॉन्ड आ गए, अब तीन तीन बॉन्ड, यहाँ पर तीन तीन बॉन्ड ब्रेक करने पड़ रहे हैं, तो इसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो H2 में इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। बॉन्ड ऑर्डर 1 कैसे आया? क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड नज़र आ रहा है। O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 है। O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच दो बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। कितने बॉन्ड हैं? 3 बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। क्लियर है? चलिए, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? जितना बॉन्ड दिया है दो एटम के बीच में, वही उसका क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर होगा। लेकिन आप बोलोगे मैम ये हम H2 में, ये हम O2 में, ये हम N2 में तो पहचान लेंगे, बाकी O2 प्लस आता है, N2 प्लस आता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर बच्चों आप MOT से निकालोगे। O2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, है ना, इस टाइप के जाते हैं। O2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, इसके बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालोगे? MOT से। और सुनो, नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी वो मैं MOT का लेकर आऊँगी, है ना। MOT का वो लेक्चर मैं लेकर आऊँगी। बिना पेन उठाए, इस पेन को तो रख देना नीचे, इस पेन को रख देना नीचे। बिना पेन उठाए मैं आपको MOT के सारे क्वेश्चन करा दूंगी। ये पेन तो उठाना ही नहीं पड़ेगा आपको, गारंटी है मेरी। क्लियर है? गारंटी दे रही हूँ ऑन चैनल, ऑन यूट्यूब पर, कि इस पेन को उठाए बिना पूरी MOT कराऊंगी, और पूरी MOT को आप सिर्फ 0.5 में, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 0.2 सेकेंड के अंदर आंसर दोगे। चाहे MOT का बॉन्ड ऑर्डर से आंसर देना हो, चाहे MOT का बॉन्ड एनर्जी का आंसर देना हो, कुछ भी देना हो, चाहे स्टेबिलिटी का आंसर देना हो, ये पेन तो मैं उठाने ही नहीं दूंगी MOT निकालने के लिए। बिना पेन उठाई MOT के आंसर्स में निकलवाऊंगी, गारंटी है मेरी। तो अगर MOT को इस वे में पढ़ना है तो आ जाना पढ़ने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और एक है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो पहला फैक्टर हमारा कंप्लीट हुआ, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती जाती है। एक बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, जबकि 3 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं, उस 2 बॉन्ड में 2 बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, 3 बॉन्ड में 3 बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है? चलिए, ड्यू टू हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 इट बिहेव लाइक एज अ नॉन रिएक्टिव गैस प्रोडक्ट या फिर इनर्ट एटमॉस्फेयर। सुनो, जो N2 होता है ना, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको जब हम नॉन रिएक्टिव या फिर जब हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाना होता है ना, तो वहाँ पर हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए, सेकेंड फैक्टर है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम अभी बताया मैंने, याद है? स्टोन और स्टिक वाला कॉन्सेप्ट बताया कि स्टोन ये छोटा है, स्टिक ये लंबी है, तो किसका साइज बड़ा है? स्टिक का। तो जिसका साइज बड़ा होगा ये तो आसानी से टूट जाएगा, जबकि जिसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो जितना साइज बढ़ेगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जितना साइज बढ़ेगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी कम होगी, जितना साइज बढ़ेगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी कम होगी। क्लियर है? चलिए, फॉर एग्जाम्पल
HF HCl HBr HI, HF HCl HBr HI। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल है H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO। क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। देखो बच्चों, मैंने बॉन्ड एनर्जी की बात सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग में नहीं करी है, मैंने बॉन्ड एनर्जी की बात पूरी केमिस्ट्री में करी है। पूरी केमिस्ट्री में आप कहीं से भी बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन पूछ ले, आप लगा दोगे अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो, गारंटी दे रही हूँ। ये तो हम इनऑर्गेनिक में बात कर रहे थे, लेकिन कभी कभी वो बॉन्ड एनर्जी पूछ लेता है X2 में, कभी कभी वो बॉन्ड एनर्जी पूछ लेता है X2 डाई हेलोजन में। तो F2Cl2 Br2 I2, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी नो डाउट कम होगी। तो इसका ऑर्डर कुछ इस टाइप से आता है, Cl2, Br2, F2 और I2। I2 की सबसे कम होती है क्योंकि I2 का साइज सबसे ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। अब ये F2 इधर क्यों आ गया? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है बच्चों, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। मीन फ्लोरीन के जो एटम होंगे वो ज़्यादा क्लोज नहीं हो जाएंगे। तो जब क्लोज हो जाएंगे, जिसमें बॉन्ड पेयर का रिपल्शन जो होगा, रिपल्शन की वजह से दूर दूर करेंगे, तो जब दूर दूर करेंगे उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सुनो, फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर है? लेकिन फ्लोरीन यहाँ क्यों आ गया मैडम? अभी तो आपने बताया और आप फिर से गलत हो गए इधर। नहीं, गलत नहीं हुई, ये एक्सेप्शन है। जो फ्लोरीन होता है इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो ये आपस में क्लोज रहते हैं। तो ये आपको पता है ये फ्लोरीन में कितने ज़्यादा लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे? रिपल करेंगे, इसको दूर दूर करेंगे। अरे दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा। तो इसको दूर करेंगे, तो दूर करने पर इसका साइज़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर साइज़ बढ़ गया तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत मेहनत के साथ पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना और फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। जल्दी जल्दी मेरे 10K करा दो यार, फिर आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सरप्राइज़ लेकर आऊँगी मैं। क्लियर है? आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन सरप्राइज़ होगा जब मेरे आप 10K करा दोगे, तो फटाफट से 10K करा दो। चलिए, ये रीज़न बताया है मैंने यहाँ पर कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, तो ये जो इसमें क्या लगता है? लोन पेयर रिपल्शन लगेगा, मतलब फ्लोरीन पास है, क्लोज है, तो इसमें रिपल लगाएंगे। लोन पेयर होंगे वो रिपेल लगाएंगे दूर होने के लिए। दूर हो जा यार, क्यों पास हो रहा है? दूर हो जा। तो दूर होने के लिए रिपल्शन लगाएंगे, जिसकी वजह से साइज़ बढ़ जाएगा और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फटाफट से बताओ, मैंने आपको इसके कितने करा दिए हैं? 2 फैक्टर करा दिए हैं। पहला बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी वैसे वैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे बॉन्ड एनर्जी कम होगी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट फैक्टर है परसेंट ऑफ एस करेक्टर। बॉन्ड एनर्जी परसेंट ऑफ एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पेनिट्रेशन पावर आ जाएगी। एस सब शेल है, ऐसे तो बनाते हो आप, एस। सुनो, ये है न्यूक्लियस, एस, पी, डी एंड एफ। सबसे पास में क्या है? एस पास में है। सबसे पास क्या है? एस। अगर एस पास में है तो ये न्यूक्लियस के पास है। अगर न्यूक्लियस के पास है तो क्या इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी? बिल्कुल चाहिए होगी। तो इसको सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। इसके लिए जितना ज़्यादा परसेंट ऑफ एस करेक्टर बढ़ेगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि एस जो है ये न्यूक्लियस के पास में आ गया ना, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, है ना, तो ये पास में आ गया तो इसका साइज़ छोटा हो गया। और आप लोगों को पता है जैसे ही साइज़ छोटा होता है वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। क्लियर है? तो बस देख लो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। एसपी में सबसे ज़्यादा एस है तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। चलिए जी, कुछ नहीं, बस 2 मिनट का और रह गया है लेक्चर, कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है,
अब देखो कुछ नोट पॉइंट हैं, फटाफट से सुन लो। मैं वाटर पी लूँ थोड़ा, ठीक है, आप लोग भी पी लो, बहुत गर्मी हो रही है। चलो देखो, नोट पॉइंट मैंने आपको अभी बताया कि सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है हाइड्रोजन की, लेकिन वो कब देखेंगे, जब सिंगल 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 बॉन्ड होंगे सभी में। अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक बॉन्ड है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में 3-3 बॉन्ड है। तो जब 3-3 बॉन्ड आ गए तो वहाँ 3 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। लेकिन मान लो एक ही सिंगल बॉन्ड के आपको 4-5 दे दिए हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो H2 मॉलिक्यूल की होगी। क्लियर है? चलिए, ये रही फॉर एग्जांपल H2, F2, Cl2, Br2, I2, तो सबसे ज़्यादा H2 की एनर्जी ज़्यादा होगी। रीज़न बताया, क्योंकि इसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है? ओके, क्लियर है कि नहीं है? चलिए जी, अब बात करते हैं सेकेंड, रिएक्टिविटी इन X2 एंड HOX। जो रिएक्टिविटी X2 की होगी वही HOX की होगी। HOX को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपोहेलस एसिड। क्या बोलते हैं? हाइपोहेलस एसिड। तो रिएक्टिविटी जब हम निकालते हैं X2 या फिर HOX में, तो सबसे ज़्यादा होती है F2 की, फिर Cl2 की, उससे कम होती है Br2 की, और सबसे कम होती है I2 की। क्लियर है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसी करेंगे HO, यहाँ रिएक्टिविटी की बात हो रही है, मैं बॉन्ड एनर्जी बोलती है, रिएक्टिविटी की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की, फिर होती है सबसे कम होती है क्लोरीन की, उससे कम होती है ब्रोमीन की, और सबसे कम I2, क्योंकि साइज़ बड़ा है इसका। और ऐसे ही हम HOF में निकालते हैं, HOCl में निकालते हैं, HOBr में निकालते हैं, HOI में निकालते हैं, तो वो सेम एज F2 की तरह निकालेंगे। लेकिन जब हम रिएक्टिविटी HX में निकालते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड या फिर एल्काइल हैलाइड में निकालते हैं, तो वहाँ HF से ज़्यादा HCl, HCl से ज़्यादा HBr, HBr से ज़्यादा HI, ऐसी RF से ज़्यादा RCl, RCl से ज़्यादा RBr, RBr से ज़्यादा RI। क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका बॉन्ड एनर्जी वाला टॉपिक ख़त्म होता है। बॉन्ड एनर्जी को मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा दिया है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन जब हम एक सब्सटेंस को ब्रेक करेंगे उसके गैसियस एटम में, तो उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर है? चलिए, 3 फैक्टर बताए, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? जल्दी बताओ, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी रिवाइज करो। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जैसे परसेंट ऑफ S करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे, 1 मिनट रुकना, इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। क्लियर? इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुको। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सुनो। तो जैसे जैसे परसेंट ऑफ S करेक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे परसेंट ऑफ S करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन स्टोन और स्टिक याद रखना, जब भी आप भूल जाओ ना साइज वाला, तो याद रखना मैम ने बताया था स्टिक का साइज़ लंबा है जबकि स्टोन का साइज़ छोटा है। तो इसका साइज़ छोटा है तो इसको ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जबकि स्टिक तो क्या है, लो तोड़ दूँ, अभी तोड़ दूँ मैं, है ना, दे दो हमारे धुरंधर बच्चों को स्टिक, अभी तोड़ देंगे ये। क्लियर है? वहीं पर स्टोन को जब तोड़ने की बारी आएगी तो वहाँ ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो बस यही था, 3 फैक्टर थे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड परसेंट ऑफ S करेक्टर। बॉन्ड एनर्जी को निकालने में 3 कैरेक्टर होते हैं, परसेंट ऑफ S करेक्टर, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए,
तो लेक्चर पसंद आया है, आई होप बॉन्ड एनर्जी आपकी बिल्कुल ब्रेन में सेट हो गई है। तो चलो, अगर सेट हो ही गई है तो एक प्यारा सा कमेंट तो कर दो, लाइक तो कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, और हाँ यार शेयर कर दो ना जल्दी जल्दी से, 10K करा दो, फिर आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आऊँगी। क्लियर है? तो चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।